हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं एक और गवर्नमेंट कंपनी की जो पीएसयू है, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये कंपनी क्या करती है? बेसिकली माइनिंग्स में है। और माइनिंग्स में क्या क्या मेटेरियल निकालती हैं? ये लिग्नाइट निकालती हैं, बॉक्साइट एंड फ्लोस्पर एंड मैंगनीज, सिलिका सैंड, लाइमस्टोन एंड बेंटोनाइट एंड बॉल क्ले। तो यहाँ पर जो मेन मेरा फोकस है अभी वो मैंगनीज पर है। मैंगनीज बेसिकली हमारे लिथियम ऑन बैटरीज बनाने में यूज होता है। अगर आप सर्च करोगे इसको, रॉ मेटेरियल फॉर लिथियम ऑन बैटरीज, तो क्रिटिकल रॉ मेटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग लिथियम इन बैटरीज इंक्लूड लिथियम, ग्रेफाइट, कोबाल्ट एंड मैंगनीज। तो ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट है। जो माइनिंग इसकी जो होती है वो गुजरात एक मेजर माइनिंग करता है इसकी। और गुजरात में जितना भी इसका एरिया है वो बेसिकली ऑल मैंगनीज बेयरिंग एरियाज ऑफ गुजरात हैज बीन रिजर्व फॉर जीएमडीसी बाय द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। तो गुजरात गवर्नमेंट ने जितना भी एरिया है जहां पर मैंगनीज पाया जाता है उसको जीएमडीसी के लिए रिजर्व कर दिया है। तो आने वाले टाइम में जब इस प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा डिमांड यहां पर होनी बंद हो गई थी, और तो वहां पर इस चीज की अब डिमांड वापस से बढ़ सकती है। और बढ़ सकती है क्या, हम सबको पता ही है कि आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं। क्योंकि टेस्ला ने एक सक्सेसफुल स्टोरी सबको बता दी है, पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में पावर भी होती है और उसकी मेंटेनेंस भी उतनी ज्यादा नहीं होती और वो सस्टेनेबल भी है। जो चार्जिंग पॉइंट्स हैं वो लगने शुरू हो जाएंगे तो ये चीज सक्सेसफुल होगी। और जो हमें ये नहीं पता कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो कंपनीज कार बनाएंगी वो कौन सी कार ज्यादा सक्सेसफुल होगी, कौन सी कंपनी की होगी, कौन सी कंपनी की नहीं होगी। लेकिन और उसमें यह भी नहीं पता कि कौन सी कंपनी बैटरी बनाने में ज्यादा सक्सेसफुल होगी। लेकिन बैटरी बनने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो यहां से जरूर आने वाला है और इसके प्राइसेस भी बढ़ेंगे। और इसकी जब यहां पर प्रोडक्शन ज्यादा होगी आने वाले टाइम में ये बहुत ज्यादा यूज होगा। तो ये कंपनी यहां से ग्रोथ तो दिखाएगी। अभी तक इस कंपनी में एज सच फाइनेंशियल टर्म्स में बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है। अगर हम बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है उसकी अगर बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट्स भी ऑलमोस्ट फ्लैट ही रहते हैं। अभी पिछले 2 क्वार्टर का तो हमें पता ही है, 2 क्वार्टर में इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे क्यों नहीं आए, क्योंकि पेंडेमिक के दौरान सारी माइनिंग्स बंद थी। लेकिन उसके बावजूद भी अच्छी बात यह है कि यहां पर नेट प्रॉफिट माइनस में नहीं है, यानी कि नेट लॉस नहीं है। अभी भी इन्होंने प्रॉफिट को बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं, सीधा मेंटेन किया, लेकिन मेंटेन तो किया। उसके बाद में अगर प्रॉफिट एंड लॉस एनुअल रिजल्ट्स की बात करें तो सेल्स इनकी बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है। थोड़ी बहुत ग्रोथ थी, यहां पर 2051 करोड़ तक पहुंचे थे 1000 करोड़ से बढ़ते हुए, लेकिन फिर से थोड़े से नीचे आ गए। क्योंकि ये टाइम ये देखो, ये साइक्लिकल बिजनेस है। लेकिन अभी जैसे एक पुश मिलने की बात हो रही है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, तो यहां पर ये सिचुएशन सारी चेंज हो सकती है। और अच्छी बात ये है कि इन्होंने नेट प्रॉफिट को मेंटेन किया है। 200-250 करोड़ का नेट प्रॉफिट इनका अभी भी आता है। एंड 200 करोड़ के नेट प्रॉफिट के बेस पर भी कंपनी सिर्फ और सिर्फ 8 के पीई पर है। अगर ये 200 करोड़ के बदले 500 करोड़ हो जाए अगले 2-3 साल में बिकॉज ऑफ जो इनकी डिमांड बढ़ने वाली है, तो यहां से ये मार्केट कैप जो 1700 करोड़ की है, पता नहीं 10,000 करोड़ होने में मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेगी। उसका रीजन क्या है, जैसे मैंने पीएसयू बैंक्स के बारे में भी बताया था कि बुक वैल्यू से अगर करंट प्राइस बहुत ज्यादा नीचे चल रहा हो तो उसका बुक वैल्यू तक वो चला जाता है वापस में। अगर मैं गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की बात करूं तो 140 का इसका बुक वैल्यू है एंड करंटली इट इज ट्रेडिंग एट 56, यानी कि 60% डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। और ये 60% डिस्काउंट ये बहुत बड़ा सपोर्ट होता है किसी भी शेयर को सपोर्ट करने के लिए। तो ये सारी चीजें, यहाँ का बिजनेस इसका ग्रो होता नजर आ रहा है। फाइनेंशियल्स इसके अच्छे हैं, ठीक हैं। बहुत ज्यादा ग्रोथ अभी तक नहीं थी लेकिन फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अच्छा है। और करंट में जो वैल्यूएशन है वो डर्ट चीप है, बहुत सस्ती वैल्यूएशन पर ये मिल रहा है। उसके बाद में अगर हम यहां पर चार्ट पैटर्न की बात करें तो चार्ट पैटर्न में जो मुझे चीजें नजर आ रही हैं, मैं एक्चुअल में बहुत ज्यादा आपको अगर याद हो तो वॉल्यूम के बारे में बात नहीं करता, लेकिन अगर कभी वॉल्यूम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नजर आए तो वो चीज नजर भी आती है। तो अगर मैं पिछले 5-6 साल का इसमें वॉल्यूम का अगर आप देखोगे कि कितना वॉल्यूम होता है, तो 2006 से लेकर अभी तक इतनी वॉल्यूम पहले कभी नहीं हुई जितनी यहां पर नजर आ रही है। इवन इससे पहले अगर कभी वॉल्यूम हुई थी
तो वो भी एक ही बार यहाँ पर मई 2002 में हुई थी, और मई 2002 में जब ये 11 रुपए का प्राइस था, उसके बाद में 11 रुपए से इंक्रीज होता होता ये 300 तक गया था, यानी कि 30 टाइम्स के आसपास हो गया था। यहां से कंटिन्यूअस रैली आई थी। इतनी वैल्यू की, इतनी वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, इतनी बड़ी बड़ी यहां पर ये वॉल्यूम की बार इससे पहले यहां पर बीच में कहीं नहीं आई। यहां पर आई थी, यहां पर आई थी, ये वाला भी यहां पर वॉल्यूम, फिर उसके बाद में रैली ही थी। अगर यहां की भी बात करें तो ये 2008 के बाद का लेवल था, और 2008 के बाद के लेवल में जो यहां पर ये बाइंग आई थी, उसके बाद में यहां पर ये 90 के आसपास का प्राइस था, 100 के आसपास का, और ये 100 के आसपास का प्राइस भी हमारा करीब करीब 221 तक जाकर रुका था, और यहां पर भी ये 170 था। तो यहां से 70% का गेन तो यहां से भी आया था, और कंसिस्टेंसी थी यहां पर। वापस से जो ये वॉल्यूम है, इतनी वॉल्यूम तो मतलब पहले देखने को मिली नहीं है, हमने देख लिया। और इसको, इस पर्टिकुलर शेयर का जो लाइफ टाइम हाई है, लाइफ टाइम हाई इज 321। तो मैं लाइफ टाइम हाई की यहां पर बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन दो तीन चीजें साथ में मैं बता रहा हूं कि कंपनी ने जो इसका सपोर्ट रेंज है ना, ये वहीं पर फिर से इसने सपोर्ट लिया। यहां पर 2006 में भी सेम सपोर्ट था, उसके बाद में 2008 की गिरावट के बाद भी सेम सपोर्ट था, और अभी भी सेम सपोर्ट है। और जो ऊपर की तरफ ये आकर बार बार रेसिस्टेंस फेस करता है, वो ये वाला लेवल है, 173 के आसपास का लेवल है, और जो इसकी बुक वैल्यू है 140 है। तो आने वाले टाइम में ये 173 के आसपास नजर आता है। मैं तो ये कहता हूं, अगर बुक वैल्यू तक भी पहुंच जाए, अगर हम इसको 140 तक भी अगर कवर करें कि 140 आ जाए, वहां पर हम इसको निकालेंगे, जिसको सपोर्ट मिलती भी नजर आ रही है। और चार्ट पैटर्न भी मैं आपको बताता हूं अभी किस तरीके से नजर आ रहा है। ये यहां पर 146% का गेन नजर आता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एक और जो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं डेली चार्ट ओपन कर रहा हूं, डेली लेकर आ रहा हूं, जिससे थोड़ा सा हम डिटेल में इसको देख सकें। तो डेली चार्ट में यहां पर क्या इंपॉर्टेंस है, एक्चुअल में ये एक यहां पर चैनल में ट्रेड कर रहा है, और वो चैनल किस तरीके से है, वो चैनल इस तरीके से है कि ये यहां से ऐसे ट्रेड कर रहा है, और ऊपर की तरफ को ये चैनल ऐसे बढ़ता हुआ जा रहा है। तो यहां पर जब ये इस तरह से चैनल में ट्रेड करता है और ऊपर से सीधा नीचे गिरा होता है, तो मैं जनरली क्या देखता हूं कि ये चैनल ऊपर की तरफ को ब्रेकआउट भी देते हैं, और ब्रेकआउट देने के बाद में जो चैनल की डेप्थ होती है, उस डेप्थ तक ऊपर जाते भी हैं। तो अगर ये आने वाले टाइम में यहां पर ब्रेकआउट देते हैं और ब्रेकआउट के बाद ऊपर जाते हैं, तो इमीडिएटली ये टारगेट तो है ही, लेकिन ये यहां पर रुकने वाला नहीं है। अगेन इसकी सेम ही स्टोरी है जैसे हमारे पीएसयू बैंक्स की है। बुक वैल्यू बहुत ज्यादा है, करंट प्राइस बहुत कम है, तो वो इंपैक्ट यहां पर नजर आता है। और एक और जो यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मैं आपको बता दूं कि ये अगर यहां पर देखा जाए जहां रुका हुआ है, तो ऑलमोस्ट ये एक रेंज ही थी जहां पर आकर ये टकराया। और यहां पर अगर इसको आप देखोगे तो ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर का भी यहां पर एक पैटर्न है। अगर मैं बहुत ज्यादा रिवर्स हेड एंड शोल्डर में बिलीव करता हूं, क्योंकि ये इस तरीके से काम करते हैं। अब ये वापस से अगर इस तरह से चलता है, तो एक और यहां पर जो टारगेट नजर आता है वो इसकी डेप्थ है। इसकी डेप्थ को आप ऊपर अगर ले जाओगे नेक लाइन के ऊपर, तो हमारा इसका नेक्स्ट टारगेट नजर आता है, ये एग्जैक्टली हमारा होगा 106 के आसपास। उसके बाद में यहां पर एक और पैटर्न है जो कंसोलिडेशन पैटर्न में कहता हूं कि यहां पर ये स्टीप फॉल नहीं था, ये बेसिकली यहां पर राउंडिंग पैटर्न था, और राउंडिंग पैटर्न में टॉप तक पहुंचता है। और राउंडिंग पैटर्न यहां से उसके बाद में ये फिलहाल इसके नीचे और इसलिए आ गया, यहां से ऊपर इसलिए नहीं गया, जितना मुझे समझ में आता है कि उसका रीजन था कि यहां पर पेंडेमिक आ गया, और पेंडेमिक के बाद ये सीधा कोलैप्स ही हो गया। तो यहां पर ये सारे रीजंस हैं, चार्ट पैटर्न के हिसाब से भी है, सपोर्ट भी इसका मल्टी ईयर सपोर्ट पर है, उसके बाद में राउंडिंग भी है, उसके बाद में रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनता हुआ नजर आ रहा है। और यहां पर जो इसकी बुक वैल्यू है वो भी बहुत अच्छी है, और जो वॉल्यूम है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वॉल्यूम को देखोगे, इतनी वॉल्यूम पहले नहीं आई है कभी भी। ये वॉल्यूम एक्चुअल में यहां पर एक्यूमुलेशन को रिप्रेजेंट करती है कि यहां पर बहुत बड़े लेवल पर रोक कर प्राइस को यहां पर एक्यूमुलेट किया जा रहा है। तो यहां कंसिस्टेंसी के साथ ऊपर जाता हुआ नजर आता है। माई टेक्निकल एंड अंडरस्टैंडिंग जो बुक वैल्यू है उसके हिसाब से मेरा टारगेट इसका 140 है। अब अगर 140 पहुंचने में इसको 2 साल भी लगते हैं तो भी कोई बुराई नहीं है। अगर 2 साल में हमारा पैसा 2.5 गुना हो जाता है, 2.5 टाइम्स हो जाता है। लेकिन जब मैं यहां पर ये बात कर रहा हूं कि मेरा टारगेट इतना है, तो ये मेरा टारगेट है। मैं आपको यहां पर परचेज करने की बात नहीं कर रहा हूं कि आप बाय करो, मेरी रिकमेंडेशन नहीं है। मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बिजनेस को किस तरीके से एनालाइज करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। सब्सक्राइब कर लेना नहीं किया है तो, क्योंकि एवरीडे ठीक 5 बजे हमारी एक वीडियो आती है जिसमें हम अपने ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट स्किल्स को शार्प करने की बात करते हैं। दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना, और मजे करना मत भूलना। मजे करो यार।